हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ लेबर वेलफेयर। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु आर लेबर। लेबर का मतलब क्या है। सो लेबर आर द पीपल हु वर्क इन अ फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट्स वर्क फिजिकली। सो वो सारे लोग जो किसी फैक्ट्री में या किसी कंस्ट्रक्शन की साइट पे फिजिकली काम कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लेबर। So usually they are illiterate and have to work physically with their hands. They are paid with wages instead of salary. तो उनको जो पेमेंट मिलती है उनकी सर्विसेज के बदले में उसको हम वेजेस बोलते हैं, उसको वेजेस एड्रेस किया जाता है, उसको सैलरी नहीं बोला जाता। तो ये लेबर की पहचान है। देन व्हाट इज लेबर वेलफेयर। तो लेबर वेलफेयर क्या है। लेबर वेलफेयर रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एंड इज प्रोवाइडेड ओवर एंड अबव द वेजेस। तो नॉर्मल लेबर को उनके काम के बदले में आपने वेजेस पे किए, लेकिन उस वेजेस को छोड़कर उससे एक्स्ट्रा आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके कंफर्ट के लिए, वो सारा जो है वो एक्स्ट्रा जितना भी एक्सेस आप करेंगे उसके ऊपर, दैट इज कंसीडर्ड एज लेबर वेलफेयर। इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ट्रेड यूनियंस, किसी भी तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका इसमें एक मेन जो रोल है वो प्ले करता है लेबर वेलफेयर में। लेबर वेलफेयर के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इज लेबर वेलफेयर इंक्लूड्स वेरियस फैसिलिटीज, सर्विसेज एंड अमेनिटीज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स फॉर इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक बेटरमेंट एंड सोशल स्टेटस। सो लेबर की हेल्थ को लेके, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने से रिलेटेड, उनके इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए, उनके सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड करेंगे वो सारी लेबर वेलफेयर में कवर होती हैं। लेबर वेलफेयर स्कीम्स आर फ्लेक्सिबल एंड एवर चेंजिंग। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे लेबर वेलफेयर स्कीम्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होती रहती हैं। देन लेबर वेलफेयर मेजर्स में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज और बाय एनी सोशल और चैरिटेबल एजेंसी। किसी की तरफ से भी लेबर वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो मेजर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और अल्टीमेटली लेबर वेलफेयर का जो पर्पस है वो क्या है, टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंटल ऑफ द होल पर्सनैलिटी ऑफ द वर्कर टू मेक अ बेटर वर्क फोर्स। सो अल्टीमेटली अपने लेबर की जो बेटरमेंट करना, उनकी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना, उनकी वर्क फोर्स को बेटर करना जो है वो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बढ़ाना जो है लेबर वेलफेयर का पर्पस है। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एम्प्लॉयज़ को सोशल कंफर्ट प्रोवाइड करना लेबर वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है। देन एम्प्लॉयज़ की इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट करना, वर्कफोर्स को स्टेबल करना, एम्प्लॉयज़ के गुड और वर्थ लिविंग उनकी लाइफ को बनाना, उनको हेल्दी और वर्किंग कंडीशंस, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, एंड देन अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिलीज़ का वेल बींग इंश्योर करना कि वो सही से रहें, ठीक से रहें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहे, हेल्दी रहें। ये सब वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ इस तरह की प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनका मेन पर्पस तो ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल जो है उसको हाई रखना होता है। तो लेबर वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में कवर की जाती हैं, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स। स्टैट्यूटरी स्कीम्स ऑब्वियसली वो होंगी जो कंपलसरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्प्लीमेंट करना, वो उनको करवानी पड़ेंगी, वो बाय लॉ बनी हुई हैं। जबकि नॉन स्टैट्यूटरी ऑब्वियसली वो होंगी जिनको लागू करवाना कोई कंपलसरी नहीं है, ये कंपनी की अपनी इच्छा है कि इस तरह की स्कीम्स को वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं करवाना चाहती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैट्यूटरी वेलफेयर मेजर्स। तो फैक्ट्रीज डिफरेंट एक्ट्स के अंडर डिफरेंट जो इस तरह की स्कीम्स हैं वो अवेलेबल हैं जो कि हर उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री को इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ती हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है हमारे सामने सबसे पहले। तो इस तरह के इस एक्ट के अंडर जैसे फर्स्ट वी हैव वॉशिंग फैसिलिटी। सेक्शन 42 कहता है कि जो आपकी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए सूटेबल वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो फैक्ट्री में अवेलेबल होनी चाहिए, ईजीली अवेलेबल होनी चाहिए, और वहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। देन वी हैव फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। कपड़े सुखाने के लिए, कपड़ों को स्टोर करने के लिए उनके पास प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए।
फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, जो स्टैंडिंग पोजीशन में काम कर रहे हैं वर्कर्स, जहाँ जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है या जहाँ पे भी उनको ऑप्शन है कि हाँ अभी थोड़ी देर वो बैठ सकते हैं, तो उसके लिए उनकी प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट दे कैन टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। देन फर्स्ट एड अप्लायंसेस, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कम से कम 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो फॉर एवरी 150 वर्कर्स उनको एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो रेडी रखना चाहिए, और उस फर्स्ट एड बॉक्स में जितना भी फर्स्ट एड बॉक्स का रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो सारा उसमें होना चाहिए। और इस इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर्स, जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर काम करें, वहाँ पे तो एक एम्बुलेंस रूम भी होना कंपलसरी है। देन कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक कैंटीन ज़रूर होनी चाहिए। देन कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 150 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी फैक्ट्री में सूटेबल अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि इसके लिए शेल्टर या जिसको हम कहते हैं रेस्ट रूम होना चाहिए, लंच रूम होना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, और जहाँ पे बैठ के वर्कर्स जो हैं वो अपना लंच वगैरह खाना है वो खा सके और रेस्ट कर सके अपनी ब्रेक के दौरान। देन क्रैच फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसी कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे मोर देन 50 विमेन वर्कर्स, 50 से ज़्यादा जो विमेन वर्कर्स हैं वो काम कर रही हैं, उनके लिए वहाँ पे क्रैच की फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए जिनकी एज जो है बच्चों की वो 6 इयर्स या उससे कम है, 6 साल या उससे कम एज के बच्चों के लिए क्रैच होना चाहिए। तो क्रैच का जो रूम होगा ऑब्वियसली वो एडिक्वेटली लाइटेड और वेंटिलेटेड होना चाहिए। और ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्रीज के लिए कंपलसरी है कि वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना भी कंपलसरी है विद द गिवन क्वालिफिकेशन, जितनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके लिए। तो इस तरह से ये फैक्ट्री एक्ट के थे कुछ लेबर वेलफेयर के अंडर उनको कंपलसरी जो स्कीम्स करनी ही पड़ेंगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है प्लांटेशन एक्ट 1951। इसमें भी प्लांटेशन एक्ट के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्रीज कवर होती हैं, तो वो सारे प्लांटेशंस जहाँ पे 150 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वहाँ पे कैंटीन होना चाहिए। वो सारे प्लांटेशन जहाँ पे 50 या उससे ज़्यादा विमेन वर्कर काम कर रही हैं, वहाँ उनके बच्चों के लिए जिनकी एज 6 साल या उससे कम है उसके लिए एक क्रैच होना चाहिए। देन स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि हर एक एम्प्लॉयर को अपने प्लांटेशन में कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो है अपने वर्कर्स या उनके बच्चों के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। देन जहाँ पे जो बच्चे हैं आपके एम्प्लॉयज़ के वो 6 से 12 साल तक की एज के बीच में कवर होते हैं, और वो बच्चे जो हैं दे आर मोर देन 25 इन नंबर, 25 या इससे ज़्यादा हैं। देन जो प्लांटेशन है उनको उसके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा उन बच्चों के लिए कि वो वहाँ पे एजुकेशन ले सकें। देन नेक्स्ट वी हैव रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं अगर उन्होंने कम से कम 6 मंथ्स कंटिन्यूस सर्विस आपको प्रोवाइड की है, तो ऐसे वर्कर्स के लिए आपको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनको रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्वार्टर्स वगैरह आप कुछ भी ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। देन मेडिकल फैसिलिटी अंडर सेक्शन 16 वी हैव कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना या उनकी फैमिली को मेडिकल एड प्रोवाइड करना, जिसमें सिकनेस भी कवर हो जाता है, मैटरनिटी अलाउंस भी कवर हो जाता है, तो ये भी उनके लिए कंपलसरी है। अदर फैसिलिटीज़ में आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है कि किसी भी ऐसे प्लांटेशन में जो वर्कर्स हैं वो जितने कुछ वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए ज़रूरी है कि उनको कुछ टाइप ऑफ अम्ब्रेलाज, ब्लैंकेट्स या रेन कोट्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तरह की फैसिलिटी दी जा सकती है। और कोई भी ऐसा प्लांटेशन जहाँ 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो है वो भी अपॉइंट करना पड़ेगा। सो
हमारे पास नेक्स्ट है माइंस एक्ट 1952। इस एक्ट के अंडर हर एक माइन में एक ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी ऑब्वियसली होनी चाहिए, और वहाँ पे जहाँ पे भी वो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे प्रॉपरली मार्क्ड होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के, पता लग जाए कि ये पानी सिर्फ पीने वाला है, मतलब यहाँ से पानी पिया जा सकता है, ये पानी पीने लायक है। तो वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना है जिस लैंग्वेज को मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स जो हैं, जहाँ एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके, वो अंडरस्टैंड करते हैं। Then next we have conservancy. So there shall be provided separately for male or female in every mine a sufficient number of restrooms. So sufficient number of restrooms males के लिए अलग और females के लिए अलग होने चाहिए. Then medical appliances माइंस एक्ट के अंडर फर्स्ट एड बॉक्स और मेडिकल अप्लायंसेज आपके जो हैं वो होने चाहिए सेम उसी रूल के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग हमने फैक्ट्री एक्ट में पढ़े थे। देन प्रोविजंस फॉर शेल्टर सेक्शन 62 ऑफ माइंस रूल हमें बताता है कि हर एक माइन में जहाँ पे 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉपर शेल्टर्स और वर्कशॉप वगैरह होनी चाहिए जहाँ पे वो बैठ के खाना खा सकें या रेस्ट कर सकें। देन प्रोविजन फॉर कैंटीन सेक्शन 64 रूल 64 हमें बताता है कि कोई भी ऐसी माइन जहाँ पे 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे कैंटीन होना कंपलसरी है। देन क्रैच, ये भी हमने पहले भी पढ़ लिया, जहाँ पे 50 या उससे ज़्यादा विमेन वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं पिछले 12 महीनों से, तो वहाँ पे क्रैच जो है वो ज़रूर होनी चाहिए उनके बच्चों के लिए। एंड वेलफेयर ऑफिसर भी अपॉइंट करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है अगर आपकी जो माइन है वहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वी हैव मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961। अब इस एक्ट के अंडर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 या उससे ज़्यादा हैं तो कंपलसरी है कि वहाँ पे एक कैंटीन होनी चाहिए। देन रेस्ट रूम की कंडीशन है कि क्लीन, प्रॉपरली क्लीन, वेंटिलेशन, वेल लाइटेड और कंफर्टेबल रेस्ट रूम होने चाहिए। यूनिफॉर्म्स, जो एम्प्लॉयर है उसको अपने एम्प्लॉई के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोवाइड करनी चाहिए। रेन कोट प्रोवाइड किए जा सकते हैं फॉर ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स, और उनको उस यूनिफॉर्म को धुलवाने के लिए अलाउंसेस भी पे करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को। देन मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ऑपरेटिंग सेंटर्स या हॉल्टिंग स्टेशंस जितने भी हैं वहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है उस हिसाब से मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी है। एंड फर्स्ट एड फैसिलिटी हमें कहती है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ड्यूरिंग ऑल दी वर्किंग आवर्स आपको फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो प्रॉपर हर एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आपका होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्ट लेबर, the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. This act provides that the following amenities shall be made available by contractor for their employees. अब क्या amenities होनी चाहिए, जैसे कि अगर वर्कर्स जो 100 से या 100 से ज़्यादा हैं तो कैंटीन होनी चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए, अदर ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा सकती है जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको ज़रूरी है रात तक रुकना, एंड यूनिफॉर्म के लिए वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स प्रॉपर विद प्रेस्क्राइब्ड कंटेंट के साथ वहाँ पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी हैव द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। इस एक्ट के अंडर हेल्थ और वेलफेयर कवर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, जैसे कि क्रू अकोमोडेशन होने चाहिए, सप्लाई ऑफ सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ मेडिसिन, मेडिकल बॉक्स, सर्जिकल और मेडिकल एडवाइस की प्रोविजन होनी चाहिए। देन वी हैव प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर वेट एंड मेजर्स ऑन बोर्ड एंड ग्रांट ऑफ रिलीफ टू डिस्ट्रेस सीमेन अब्रॉड शॉप। तो जो बोर्ड है उसके ऊपर प्रॉपर उनको देखना चाहिए कि वेट और मेजर्स प्रॉपर हैं बोर्ड के ऊपर। Every foreign going ship carrying more than prescribed number of persons including the crew is required to have on board as part of her complement a qualified medical officer. अगर आपके शिप के ऊपर एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर होना कंपलसरी है। देन सीमैन वेलफेयर ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। देन हॉस्टल्स, क्लब, कैंटीन, लाइब्रेरीज वगैरह इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल होना चाहिए उनके लिए, और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी कंपलसरी हैं।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नॉन स्टैट्यूटरी स्कीम्स। और ऑब्वियसली नॉन स्टैट्यूटरी स्कीम्स वो हैं जिनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ये आपके ऊपर फोर्स नहीं है, ये आप अपनी इच्छा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये वाली फैसिलिटीज़ जो है ये प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इसमें कौन सी फैसिलिटीज़ कवर होती हैं? फर्स्ट वी हैव पर्सनल हेल्थ केयर। सो कुछ जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को का एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप जो है इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि टाइम टू टाइम उनका पूरा बॉडी चेकअप किया जाएगा। देन सेकेंड वी हैव फ्लेक्सी टाइम। सो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि जो आप आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको उनके वर्किंग के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग शेड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से अपना जो टाइम स्लॉट है उसको चेंज कर सकता है। तो इससे ये थोड़ा आपके एम्प्लॉय को कंफर्ट प्रोवाइड करता है कि वो अपनी जो पर्सनल लाइफ की नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग अगर अपना वो लॉट जो है, अपना बैच जो है वो चेंज करना चाहे, अपना टाइम शेड्यूल चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके पास इतना फ्रीडम दिया जाता है फ्लेक्सी टाइम के अंडर। Then third we have employee assistance program. So various assistant programs are arranged like external counseling service so that employees or members of their immediate family can get counseling on various matters. So यहाँ पे जो उसके family members हैं उनको भी counseling अगर अलग अलग कुछ मुद्दों पे काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है। इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। देन फोर्थ वी हैव हरासमेंट पॉलिसी। तो अपने एम्प्लॉई को किसी भी तरह की हरासमेंट से बचाने के लिए भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं वैसे तो उसके लिए, पर जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी तरफ से भी रूल्स सेट कर सकती है कि जिस पार्टी को या जिस पर्सन को हरास किया गया है उसको किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी कंपनी। देन मैटरनिटी एंड अडॉप्शन लीव है। एम्प्लॉय जो है वो मैटरनिटी लीव या अडॉप्शन लीव जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं। कुछ एक कंपनीज ने तो अभी पैटर्निटी लीव की पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कर दी है। देन नेक्स्ट वी हैव मेडिक्लेम इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम के अंडर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाता है अगर वो सपोज के हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं ड्यू टू इलनेस या डिसीज़ या इंजरी या प्रेगनेंसी किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसके लिए उनको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। देन नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉई रेफरल स्कीम। इसमें जो आपकी कंपनी है वो आपके एम्प्लॉयज़ को रेफरल स्कीम के अंडर कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देती है अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनकरेज करते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉई आपकी कंपनी को अगर और लेबर फोर्स की ज़रूरत है और आपका एम्प्लॉई अपने किसी रिश्तेदार को या किसी फ्रेंड को ही वहाँ पे अपॉइंट करवाता है, लेके आता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो एम्प्लॉई रेफरल स्कीम के अंडर आप उसको किसी भी तरीके से जो है वो कोई इंसेंटिव दे सकते हैं या कंपनसेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव हाउसिंग। हाउसिंग जो है ये तो सिंपल कि आपके जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, उसको अकोमोडेशन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी कंपनीज क्वार्टर्स प्रोवाइड कर देती हैं। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये तो बहुत कॉमन है आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड की जाती है और इसका पर्पस ये होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं यूजुअली वो अगर ऑफिस में या फैक्ट्री में जो लेट पहुंच रहे हैं और वो आगे से आपको एक्सक्यूज़ देते हैं, यूजुअली ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत था, रास्ते में ट्रैफिक जैम था, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कवर अप करने के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाने के लिए कंपनी उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि बिना किसी डिले के वो अपने वर्क प्लेस पे टाइम पे पहुंच जाएं। देन नेक्स्ट वी हैव रिक्रिएशन एंड कल्चरल फैसिलिटीज़। सो ये फैसिलिटी जो है ये लेजर टाइम एक्टिविटीज़ को कवर करती हैं जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिलैक्स फील करवाना चाहते हैं मेंटली भी, और उनका जो काम का मोनोटनी है उसको ख़त्म करना आपका एक पर्पस है। देन एजुकेशन फैसिलिटीज़ में हम अपने वर्कर्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस एजुकेशन को प्रोवाइड करने का हमारा पर्पस होता है कि आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी स्किल्स और नई स्किल्स को एक्वायर करें, नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको नॉलेज मिले जिससे
अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट मिलेगा। देन कोऑपरेटिव एंड सेविंग फैसिलिटीज़ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पायरलिंग प्राइजेज एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स एंड सप्लाई स्कीम्स कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज। तो कोऑपरेटिव एंड सेविंग फैसिलिटीज़ में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का एक कोऑपरेटिव बना देती है, ग्रुप बना देती है, जहाँ पे जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो किसी भी तरह का हेल्प जो है वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को कर सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, रिगार्डिंग कोई गुड्स कोई हेल्प हो सकती है, इन एनी टाइप ऑफ हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। देन पर्सनल काउंसलिंग जो है, इसमें जो आपके वर्कर्स हैं उनको हम एडवाइस देते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है अलग अलग मैटर्स के ऊपर। वो उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम के ऊपर भी हो सकती है, वो कोई आउटसाइड द प्लेस ऑफ वर्क, मतलब उनकी किसी भी तरह की जो भी उनको लग रहा है कि उनको ये बात डिस्टर्ब कर रही है, उनकी ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ का उनको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, तो उसके रिगार्डिंग जो है काउंसलिंग जो है वो फ्री में प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अब मेंटली जो है वो रिलैक्स रहकर जो है अपने काम की तरफ ध्यान दें। और कुछ अदर एक्स्ट्रा म्यूरल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर की फैसिलिटी हो सकती है, लीव ट्रैवल की फैसिलिटी है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करती हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स खोले जाते हैं कहीं पे, या फिर वोकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो बट ये सारी जो हैं ये नॉन स्टैट्यूटरी स्कीम्स हैं। So this was all about today's topic. Thank you.